नर्मदा के तट पर एक ऐतिहासिक घटना, एक नए इतिहास का, एक नए संकल्प का शिलान्यास हो रहा है। पिछले कई वर्षों से इस सपने को मन में संजोया था। अनेक लोगों ने इस सपने में रंग भरे थे, नई नई कल्पनाएं दी थी, सुझाव दिए थे। एक प्रकार से अनेकों के मनोमंथन के बाद इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसका गर्भाधान हुआ, उसका बीजारोपण हुआ। और इसलिए इस काम में अनेक विद लोगों ने मुझे मार्गदर्शन किया है, प्रेरणा दी है, आशीर्वाद दिए हैं। मैं उन सबका आज अंतःकरणपूर्वक अभिनंदन करता हूं, उन सबको मैं नमन करता हूं और सबका सपना साकार हो, उस दिशा में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदा जिला छोटा जिला है। इसके विकास के लिए, इस डैम की सुरक्षा के लिए आने वाले दिनों में ये काम और सरलता से हो, इसके लिए शासन की तरफ से प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अनेक विध निर्णय होते रहे हैं। लेकिन इन सबको एक मूल्यांकन करने के बाद सरकार को लगा कि अच्छा होगा इस काम को गति देने के लिए यहां एक छोटे से तालुका का निर्माण हो। और इसलिए गरुड़ेश्वर अलग तालुका बनाने का सरकार ने निर्णय किया है। और अब जब गरुड़ेश्वर एक तालुका बन जाता है तो जिस काम के लिए एक छोटी सी अथॉरिटी बनाने का विचार हुआ था, उसकी अब कोई जरूरत रहती नहीं है। और इसलिए इस तहसील के तहत आने वाले दिनों में हम काम करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। मित्रों, इस काम के लिए उसी प्रकार से कुछ सुझाव आए थे उपरवास में पानी मिलने के लिए। मैं मानता हूं कि मेरे आदिवासी भाइयों का इस पर पूरा अधिकार है, वो पानी उनको मिलेगा। इसी प्रकार से करजन योजना की गोरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में से वहां के किसानों को पानी मिले, ये लंबे अरसे से मांग रही है। टेक्निकल सॉल्यूशन हमने भी खोजा है और इसलिए उस क्षेत्र के लोगों को भी पानी मिलेगा। नर्मदा का डाबा कांठा यानी बाईं ओर का जो किनारा है, उन्हें भी नर्मदा का सिंचाई का लाभ मिले, उस दिशा में भी सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में
उस कार्य को संपन्न किया जाएगा। मित्रों, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था, जिसके कारण नर्मदा नदी पर ये सरदार सरोवर बांध और इसी सरदार सरोवर बांध से नर्मदा का जल गुजरात और राजस्थान में पहुंचाने का प्रयास। मित्रों, किसी जमाने में कोई एक अगर पानी की परब भी बना देता था, अगर अपने घर के बाद आने वाले जाने वाले लोगों के लिए पानी की मटकी भी रख देता था, तो उसके प्रति समाज सालों तक बड़े गर्व के साथ, आदर के साथ उस परिवार को देखता था। हमारे यहां पानी का सर्वाधिक मूल्य है, विशेषकर गुजरात और राजस्थान में, क्योंकि हम पानी के संकट को झेलते आए हैं। हमारे अंदर इतनी उद्यमशीलता होने के बावजूद भी, एंटरप्रेन्योरशिप होने के बावजूद भी, हमारी काफी शक्ति पानी की व्यवस्था में लगी रही। आज भी गुजरात सरकार का सर्वाधिक बजट किसी एक काम के लिए देना पड़ता है, वो पानी के लिए देना पड़ता है। मैं तो इतना ही नहीं, सरदार सरोवर योजना का शिलान्यास पंडित नेहरू जी ने किया था। तब से अब तक कई सरकारें आई, उन सब सरकारों ने सरदार सरोवर योजना के लिए जितना खर्च किया, उससे डबल खर्च इसी 10 वर्ष में इस सरकार ने किया। क्यों? क्योंकि हमें हर किसान के पास, हर इलाके में जो योजना बनी है, वो पानी पहुंचाना, उसके लिए हम लगे हुए हैं। लेकिन इस सारे काम का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था। ये उन्हीं के सपने पर काम हो रहा है और उन्हीं के सपनों को साकार करने का प्रयास हो रहा है। भाइयों बहनों, अगर हम पानी की इन व्यवस्थाओं को न कर पाते तो आज हम कहां होते? कौन पूछता हमको? हम कच्छ को जानते हैं, जनसंख्या कम होती जा रही थी, नेगेटिव ग्रोथ था, लोग छोड़ के चले जा रहे थे। जब ये विश्वास हो गया कि पानी पहुंच रहा है और पीने का पानी पहुंचाया, तो आज कच्छ के अंदर फिर से एक बार उठ खड़े होकर के दौड़ने की ताकत आ गई है। राजस्थान, मित्रों, वहां कोई भी सरकार हो, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, कार्यकर्ता बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन राजस्थान के किसी भी व्यक्ति से जब भी मिलते हैं, अरे मोदी जी आपने बहुत अच्छा काम किया, हमको पानी दे दिया, नर्मदा का पानी दे दिया, हर एक के मन में गौरव का भाव होता है। ये काम के मूल में सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से हमारे मन में अभी भी गुलामी का इतना बोझ है, आजादी के इतने सालों के बाद भी हम गुलामी की छाया से निकल नहीं पाते हैं। और हमने गुलामी की छाया से निकलने के लिए, इस गुलामी के साये को तोड़ करके उठने के लिए कोई ऐसे काम करने होंगे जिसके कारण हम गर्व के साथ, आत्मसम्मान के साथ दुनिया के सामने खड़े हो सकते हैं। आज मैं आपको याद दिलाता हूं, आज से 15-17 साल पहले हिंदुस्तान में जब बजट पेश किया जाता था, वो बजट शाम को 5 बजे पार्लियामेंट में रखा जाता था।
हिंदुस्तान आजाद होने के 50 साल के बाद भी हमारे देश में बजट पार्लियामेंट में शाम को 5 बजे रखा जाता था। किसी ने सोचा ये क्यों ऐसा था? ये शाम को 5 बजे इसलिए रखा जाता था क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से वो परंपरा थी और जब हमारे यहां 5 बजते थे उस समय उनके यहां 11 साढ़े 11 बजे का समय होता था और उनकी पार्लियामेंट चालू होने का समय होता था, उसको जोड़ करके 5 बजे रखा गया था। ये गुलामी की मानसिकता 50 साल तक चली। वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तब पहली बार ये 5 बजे की परंपरा तोड़ी गई और सुबह 11 बजे बजट रखने की परंपरा शुरू हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे सोच में, हमारे पूरी क्रिया प्रक्रिया में हमें पता तक नहीं होता है कि गुलामी किस कदर हमको दबोच रही है, हमें मानसिकता से कितना दबा करके रखा है। मित्रों, उसके सामने एक स्वाभिमान के साथ खड़े होने की आवश्यकता होती है। पूरे विश्व में हिंदुस्तान के प्रति हीन भाव से देखने की आदत हो गई। इंडियन ठीक है, हिंदुस्तान से ओ चलो चलो बाजू में जाओ, बाजू में, यही दुनिया में चलता था। जब वाजपेयी जी ने शासन में आने के कुछ ही महीनों में अणु विस्फोट किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया, सारी दुनिया ने हिंदुस्तान का लोहा मानना पड़ा। यह देश सर ऊंचा करके खड़ा हो सकता है, यह विश्वास पैदा हुआ। और उसके बाद दुनिया की कोई ताकत अगर हिंदुस्तानी का नाम सुनती है तो एक बार तो देखते यार कुछ तो है। मित्र, दुनिया के अंदर हमारे देश का कोई नागरिक क्यों ना हो, हमारे देश की कोई परंपरा क्यों ना हो, आज के युग में समय की मांग है। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद भी दुनिया के देशों को गौरव के साथ अगर विश्व में देखा जाता हो, हमारे हिंदुस्तान को क्यों न देखा जाए। और इसलिए भाइयों बहनों, किसी जमाने में चाइना को कौन देखता था, लेकिन चाइना ने एक शंघाई बना दिया, दुनिया के सामने शंघाई की ताकत प्रस्तुत कर दी, सारी दुनिया को शंघाई दिखाने के ले आए। लोगों की चाइना की तरफ सोचने की आदतें बदल गई। वो पुराना चाइना नए रंग रूप के साथ सजा है, वो शंघाई के आसपास एक नया इतिहास खड़ा होने लग गया। जापान ने जब पहली बार बड़ी स्पीड की बुलेट ट्रेन बनाई तो दुनिया का ध्यान गया, अरे भाई कुछ तो है। अमेरिका को भी चांद पर जाने का सपना जगा और उसने अरबों खरबों रुपया खर्च किए, डॉलर खर्च किए, दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया। भाइयों बहनों, विश्व का हर देश, और आज समय की मांग है कि हमने भी हमारा एक ग्लोबल पोजीशनिंग करना चाहिए। 125 करोड़ का देश विश्व के सामने अनेक तरीकों से एक ताकत के मन में उभरना चाहिए। वो अनेक मार्ग हो सकते हैं, एक ही मार्ग नहीं हो सकता। अनेक क्रिया प्रक्रियाएं होती हैं और जरूरी होती है। आज भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल का स्मारक सिर्फ सरदार सरोवर डैम बना, सरदार साहब का सपना पूरा हुआ, वो हमारे गुजरात के थे, इतने सीमित हेतु के लिए नहीं है। मित्रों, सपना बहुत बड़ा है। इस भव्य इमारत, ये भव्य स्मारक, उसकी ऊंचाई के कारण दुनिया को हिंदुस्तान की शख्सियत की ओर देखने के लिए मजबूर करेगी
और यह देश दुनिया को कैसे दिशा दिखा सकता है, इतने बड़े राजे रजवाड़ों को एक करने का भगीरथ काम, अंग्रेजों की कूटनीति का पर्दाफाश, भारत के नेतृत्व का, धरती से जुड़े हुए नेतृत्व का सामर्थ्य हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। और मित्रों, ये बात माननी पड़ेगी, अगर इतिहास की धरोहर की ओर देखें तो चाणक्य के बाद इस देश को एक बनाने का प्रयास अगर किसी महापुरुष ने किया तो उस महापुरुष का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाइयों बहनों, क्या हम राणा प्रताप का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? जरा जोर से बताइए, हम राणा प्रताप का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? हम छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? हम भगत सिंह का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? हम सुखदेव राजगुरु का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या वो बीजेपी के मेंबर थे क्या? क्या उन्हीं का सम्मान होगा देश में, जो भाजपा के सदस्य हो, जो देश के लिए जिए हैं, देश के लिए मरे हैं? उससे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं होता है मित्रों। अरे दल से बड़ा देश होता है, और देश के लिए जीने मरने वाला है इंसान हमारे लिए प्रेरणा होता है, हमारे लिए गौरव होता है। और इसलिए मित्रों, सरदार साहब को किसी दल के साथ जोड़ना उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। वो दल उनके जीवन का हिस्सा है, उसका इनकार इतिहास नहीं कर सकता है और नहीं नरेंद्र मोदी कर सकता है। लेकिन उनके जीवन की ऊंचाई भारत के गौरवगान से जुड़ी हुई है। और इसलिए मित्रों, हमें देश में विरासतों को कभी बांटना नहीं चाहिए। हमारी विरासतें सांझी होती है, लेकिन देश आजाद होने के बाद महात्मा गांधी ने छुआछूत के खिलाफ तो पूरे जीवन भर लड़ते रहे, लेकिन नई जो राजनीतिक छुआछूत देश में घुस गई है, भाइयों बहनों, समय की मांग है कि हम राजनीतिक छुआछूत को भी खत्म करें, नष्ट करें, देश के सपनों को संजोए मित्रों। और इसलिए मित्रों, मुझे 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिला, और प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत अच्छी कही। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, और मैं उनकी बात के लिए गर्व करता हूं। मेरे मीडिया के मित्र उसको समझ नहीं पाए, उन्होंने गाड़ी उल्टी दिशा में चला दी। हो सकता है उनकी रोजी रोटी के लिए करना पड़ा होगा, लेकिन मैं प्रधानमंत्री की इस बात का गौरव करता हूं, आदर करता हूं। उन्होंने कहा, सरदार साहब सच्चे सेक्युलर थे। हम भी कहते हैं इस देश को सरदार साहब वाला सेक्युलरिज्म चाहिए, वोट बैंक वाला सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए। सरदार साहब सेक्युलर थे, लेकिन उनको सोमनाथ का मंदिर बनाते हुए उनका सेक्युलरिज्म आड़े नहीं आया था। इस देश की अस्मिता को लेकर के चले थे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी, सरदार साहब के सेक्युलरिज्म का इस देश को समय की आवश्यकता है। हमें देश को सरदार साहब का सेक्युलरिज्म चाहिए, तो ये देश कभी बटेगा नहीं। भारत एक हुआ। राजे रजवाड़े किसी एक बिरादरी के नहीं थे, किसी एक संप्रदाय के नहीं थे, किसी एक समाज के नहीं थे। राजे रजवाड़े अलग अलग संप्रदाय से थे, अलग अलग परंपराओं से थे, अलग अलग भाषाभाषी वाले थे। उसके बावजूद भी ये सरदार साहब के सेक्युलरिज्म की ऊंचाई थी कि उन्होंने सबको जोड़ने का काम किया,
देश को तोड़ने नहीं दिया। और इसलिए मित्रों, मैं भारत के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि जो सरदार साहब के सेक्युलरिज्म की उन्होंने बात की, गौरव किया है, हम सब मिलकर के सरदार साहब के उस सेक्युलरिज्म को आगे बढ़ाएं और देश को नई ताकत दें। भाइयों बहनों, हमारे देश में कुछ लोगों के मन में आता होगा, क्यों इतना बड़ा स्मारक? मित्रों, वैसे तो अब बाबा साहब आंबेडकर, उनके कई स्मारक हैं, लेकिन आज ये मानना पड़ेगा कि बाबा साहब आंबेडकर दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के दबे हुए लोग के लिए वो भगवान का रूप है। और जो भी दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के लिए भला चाहते हैं, उनको बाबा साहब आंबेडकर से प्रेरणा मिलती है। और तब ये बाबा साहब आंबेडकर को पूछा नहीं जाता है वो किस दल के थे। भाइयों बहनों, उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है, उनका संघर्ष हमें सामर्थ्य देता है। और इसलिए हमारी कोशिश यह है कि हम हमारी विरासतों को बांटने दें। ये सांझी विरासत है और उस सांझी विरासत का हम सबको गर्व होना चाहिए, दल कोई भी क्यों ना हो। हम सबका दिल देश के लिए होना चाहिए, देश के हर महापुरुष के लिए होना चाहिए। भाइयों बहनों, सरदार साहब लोह पुरुष के नाते जाने गए, लेकिन नई पीढ़ी को कहां पता चलेगा कि ये लोह पुरुष कैसे हुए, वो कौन सी शक्ति थी उनके अंदर। हम सरदार साहब का स्मारक बनाने के साथ साथ हिंदुस्तान के कोने कोने में फिर से एक बार एकता का मंत्र पहुंचाना चाहते हैं। हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि भारत की प्रगति शांति, एकता और सद्भावना के बिना संभव नहीं हो सकती। मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। दोस्तों, प्रांतवाद के झगड़े, भाषावाद के झगड़े, संप्रदायवाद के झगड़े, जातिवाद के झगड़े, ऊंच नीच के झगड़े, इन चीजों ने हमारे देश को तबाह कर दिया है। किसी दल की, किसी राजनीतिक नेता की झोली तो भर गई होगी, लेकिन मेरे भारत मां का गौरव क्षीण हुआ है। उसके कारण हमें भारत मां के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना है, तो एकता के मंत्र को घर घर, गली गली, हर मन तक पहुंचाना पड़ेगा और हर मन को जोड़ना होगा। और इसलिए सरदार साहब के स्मारक के माध्यम से उन्होंने जो महान काम किया है, उस काम को याद कराते हुए, उन्होंने जो सपने देखे थे, उन सपनों का स्मरण करता हुए, उनकी आवाज जिसको कई वर्षों से दबोच करके रखा गया था, फिर से उनकी आवाज को बुलंद बना करके, कई लोग होंगे जिन्होंने आज सरदार साहब की आवाज पहली बार सुनी होगी और आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, मन को फीलिंग आता है। भाइयों बहनों, हमने सबसे पहले गांधीनगर में महात्मा मंदिर बनाया, महात्मा गांधी की स्मृति बनाया। लेकिन ये मजे की बात है, हमने जब महात्मा गांधी का मंदिर बनाया और उसका काम अब भी चल रहा है और विश्व के हर व्यक्ति को प्रेरणा दे, ऐसा वो स्मारक बनने वाला है। लेकिन उस समय हमको किसी ने चैलेंज नहीं किया कि मोदी तुम तो बीजेपी वाले हो, गांधी तो कभी बीजेपी में नहीं थे, तुम उनका स्मारक क्यों बना रहे हो? किसी ने चैलेंज नहीं किया। लेकिन जब सरदार साहब की बात आई तो परेशानी क्यों हो रही है?
और मित्रों, आज गुजरात बड़ा गर्व ले सकता है। कभी पहले 31 अक्टूबर को भारत सरकार के अखबारों में जो एडवर्टाइजमेंट आती थी, सरदार साहब कहीं नजर नहीं आते थे। आज उनको मजबूर होना पड़ा है सरदार साहब की, आज सारे देश में एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ी है। ये गुजरात इफेक्ट है। हमारे महापुरुषों को भुला कैसे दिया जा सकता है मित्रों? अरे हमारी भी किसी ने आलोचना की हो, तब भी उनके महान कार्यों की पूजा करना आने वाली पीढ़ियों का काम होता है मित्रों। तभी तो प्रेरणा मिलती है मित्रों। और हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी इतिहास से जुड़े, इतिहास को जाने और इतिहास को जीने की कोशिश करें। ये हमारा प्रयास है मित्रों। कोई समाज अपने इतिहास को भूल करके, अपने इतिहास के ग्रासरूट से अगर बिखर जाता है तो जैसे मूल से उखड़ा हुआ पेड़ कितना ही बड़ा क्यों न हो, वो सूख जाता है, वैसे ही समाज जीवन की धारा सूख जाती है। इतिहास से उसको ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, रास्ते खोजने को मिलते हैं। और हमारे देश के लिए अगर सबसे बड़ी एक समाज की मन में एक आवश्यकता है तो हमारी सोसाइटी हिस्ट्री कॉन्शियस होनी चाहिए। इतिहास को भुला देने वाली समाज व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इस सरदार साहब की प्रतिमा के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी को वो नजराना देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ये मूर्ति कैसी बनेगी तो उसमें तो दुनिया भर के एक्सपर्ट को हम लगाएंगे, कोई छोटा काम नहीं है। कितनी धातुओं को मिलाना होगा वो एक्सपर्ट लोग तय करेंगे। लेकिन मैं ये बात बताता हूं, मूर्ति ऐसी बनेगी जो सदियों तक सलामत रहेगी। इस काम को हम हिंदुस्तान की एकता के साथ जोड़ना चाहते हैं। इसलिए तिजोरी से रुपये निकाल करके मूर्ति बन जाए, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम जन जन को जोड़ करके करना चाहते हैं, क्योंकि सरदार साहब ने एकता का काम किया था। वही सरदार साहब का स्मारक एकता का संदेश बन जाए, और इसलिए हम हिंदुस्तान के हर गांव से हर गांव को जोड़ना चाहते हैं। और उनसे हम कुछ मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? कुछ लोगों ने पता नहीं कैसे गंदे शब्द प्रयोग किए। जिनके दिल दिमाग में ऐसी गंदगी भरी रहती है ना, वो ऐसे अपशब्द बोल सकते हैं। भाइयों बहनों, किसान, उसके घर में तलवार भी हो, तोप भी हो, बंदूक भी हो, लेकिन मेरा किसान सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को प्रेम करता है तो वो अपनी खेती के औजार को प्रेम करता है। उसके लिए वो सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान थे। सरदार वल्लभ भाई लौह पुरुष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता का काम किया था, और इसलिए हिंदुस्तान के हर कोने को जोड़ना है। वो किसान थे, इसलिए किसान को जोड़ना है। वो लौह पुरुष हैं, इसलिए लोहे को मांगना है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने प्रार्थना की हिंदुस्तान के हर गांव को कि आप गांव समस्त की तरफ से किसान ने खेत के अंदर जिस औजार का उपयोग किया है, और वो भी पुराना औजार जो कभी भारत मां की गोद में खेला है, जो कभी हिंदुस्तान का गरीब का पेट भरने के लिए भारत मां के साथ जुड़ करके
अपने शरीर पर कष्ट झेला है वो लोहे का टुकड़ा, जिसने गरीब का पेट भरा है, अन्न की पैदावार की है और हर पूरे गांव से 200 ग्राम 500 ग्राम किलो ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। कोई कहे कि मोदी जी हमारे गांव में एक बड़ी तोप है, ले जाओ, पूरी मूर्ति बन जाएगी। मुझे तोप भी नहीं चाहिए, तलवार भी नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे किसान ने खेत में जो औजार का उपयोग में लाया है उस औजार का छोटा टुकड़ा चाहिए। उसको पिघालेंगे, उसमें से अच्छे स्टील को निकालेंगे और वो पूरे हिंदुस्तान से आए हुए लोहे का अर्क उस मूर्ति में जगह पाएगा। तब हिंदुस्तान का हर नागरिक कहेगा कि मेरा गांव भी इसमें है। आज डिजिटल वर्ल्ड है मित्रों, और इसलिए हमने तय किया है कि आज वो गांव का जो मुखिया होगा उसकी हम तस्वीर लेंगे, गांव का छोटा सा इतिहास इकट्ठा करेंगे और इस पूरे जब स्मारक बनेगा उसके अंदर एक वर्चुअल वर्ल्ड भी होगा, एक डिजिटल वर्ल्ड होगा, जिसमें हिंदुस्तान के 7 लाख गांवों के मुखिया की फोटो होगी, उस गांव की कथा होगी और कोई भी आने वाले 50 साल के बाद आकर के देखेगा कि मेरे गांव का इसमें कुछ हिस्सा है, तो डिजिटल वर्ल्ड पे जाकर के देखेगा, हाँ यार 50 साल पहले हमारे यहां वो मुखिया थे, उनकी फोटो भी है, मेरे गांव की कथा भी है इसमें। ये पवित्र काम इस भूमि पर हम करना चाहते हैं। ये सरदार स्मारक विश्व भर के यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। आज हिंदुस्तान में ताजमहल देखने के लिए यात्री आते हैं, अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए दुनिया भर से यात्री आते हैं, फ्रांस का टावर देखने के लिए दुनिया भर के यात्री आते हैं। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं पूरे विश्व का ये प्रवासन धाम बने और यहां आने वाला देखे कि भारत में ऐसे महापुरुष भी हुआ करते थे। हमारी ऊंचाई को देखे, इस देश की ऊंचाई को नापे, ये हम चाहते हैं। और जब ये पूरा स्मारक बनेगा, हम देशवासियों के लिए वो प्रेरणा का तीर्थ होगा और विश्व भर के लिए वो प्रवासन का धाम बन जाएगा। हरेक को अपने अपने लिए जो चाहिए वो इस धरती से मिलेगा। भाइयों बहनों, ये स्मारक बनाने में पीछे भी भारत के भविष्य को हमने जोड़ा है। खास करके हिंदुस्तान में आदिवासियों के कल्याण के लिए जो काम हुए हैं, किसी भी सरकार ने क्यों न किए हो, किसी कानून विशेष के कारण क्यों न हुए हो, किसी योजना के विशेष के, उन सबको यहां हम संग्रहित करना चाहते हैं। और हम हिंदुस्तान के मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के जीवन में नया उमंग और उत्साह कैसे आए, वे संपन्न कैसे बने, वो राष्ट्र के कल्याण के धरोहर कैसे बने, अगुवा कैसे बने, उसका रिसर्च का काम भी, आदिवासी कल्याण के रिसर्च का काम भी इसी स्मारक के तहत हो। यह देश गांवों का देश है। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान पुत्र थे। किसानों के कल्याण के लिए आने वाले दिनों में कौन से नवीन विज्ञान की जरूरत है, कौन से नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हमारा गांव आधुनिकता की ओर कैसे बढ़े, हमारा किसान आधुनिकता के मार्ग को कैसे आगे बढ़ाए, ये उसको शिक्षा दीक्षा जहां से मिले, वैसा एक रिसर्च सेंटर हिंदुस्तान के किसानों के लिए, हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर के लिए, गांव गरीब किसान के लिए, ये काम भी हम इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्मारक इस धरती पर बनाने जा रहा है। मित्रों, दुनिया में जो इस काम को करने वाले श्रेष्ठ उत्तम कंपनियां हैं, उनको हमने इनवाइट किया है। 3 साल पहले मैंने ये कल्पना सबके सामने रखी थी। उस कल्पना को साकार रूप देने में दुनिया के कई एक्सपर्ट को हमने जोड़ा है और अब जाकर के वो 3 साल तो उसके ब्रेनस्टॉर्मिंग में लगा, भिन्न भिन्न प्रकार के पहलुओं की बारीकियों में लगा
और तब जाकर के हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, जब मैंने ये पहली बार कहा था इस काम का, और मुझे कच्छ के लोगों ने चांदी से तोल करके वो चांदी इस स्मारक के लिए भेंट दी थी, तब मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई अभी तो योजना बन रही है, जब बनेगी तब बनेगी, आप इतना जल्दी मुझे चांदी इतनी सारी क्यों दे रहे, मेरे वजन की चांदी। तो कच्छ के लोगों ने जवाब दिया था कि मोदी जी, अगर सरदार साहब न होते, सरदार सरोवर डैम का काम सपना उन्होंने न देखा होता, तो हमारे कच्छ में पानी नहीं पहुंचता, और इसलिए हम सरदार साहब के कर्जदार हैं, और इसलिए हम चांदी देना चाहते हैं। अभी मुंबई गया, मुंबई के डायमंड वालों ने मुझे चांदी से तोला, वो चांदी भी इसी में दे दी। आज एक सज्जन आए, 1 करोड़ की बहुत की 50 लाख दे भी दिए, 50 लाख बाद में पहुंचाएंगे। मित्रों, हिंदुस्तान के जन जन को हमें जोड़ना है। जनशक्ति को जोड़ करके, शासन की शक्ति, जनशक्ति, देश की सरकारों की शक्ति, भारत सरकार की शक्ति, सबको जोड़ना है हमें। धरती भले गुजरात की हो, लेकिन ये सपना हिंदुस्तान का है, उसको पूरा करने का काम करना है। भाइयों बहनों, हम कई वर्षों से कह रहे हैं सरदार सरोवर डैम का काम पूरा हो। जब प्रधानमंत्री यहां आए तो हमारे लोग जो जिनका अखबारी खबरों के विचारों का जीना नहीं है, जब तक वो बयान देते नहीं, उनके पेट में रोटी नहीं जाती है। ऐसे लोगों ने डैम क्यों पूरा नहीं होता के सवाल उठाए थे, और कुछ मित्र हैं हमारे जिन्होंने मोदी को समाप्त करने की सुपारी उठाई है। ये लोग पता नहीं क्या क्या गंद फैलाते रहते हैं। भाइयों बहनों, आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना है, और मुझे विश्वास है कि मेरा हर शब्द इन दिनों प्रधानमंत्री की टीम सुनती है, उनके बॉस की भी एक टीम सुनती है, इसलिए मेरा हर शब्द वहां सुना जाता होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि सरदार सरोवर डैम पर अब गेट लगाने बाकी है, बाकी काम हो चुका है, और गेट लगाने के बाद ही सबसे चांदा पानी भरेगा। मैं कई बार प्रधानमंत्री से मिला, मैंने कहा साहब, ये गेट खड़े करने में हमारे 3 साल जाने वाले हैं, हमें लगाने दीजिए ना, और गेट को बंद करे या न करे उसके लिए कोई सवाल है तो बाद में देखिए, आप बंद मत करने दे, खड़े तो करने दो। तो मुझे कहे, मोदी जी आपकी बात तो बहुत समझने की है, अच्छी बात है ये तो। दोबारा मिलता हूं तो कहते हैं अच्छा अभी तक नहीं हुआ। 1 साल के बाद फिर मिलता, फिर क्या, अच्छा अभी तक नहीं हुआ। अब मैं बताओ इसको क्या करूंगा। इतना ही नहीं मित्रों, मध्य प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने और गुजरात ने, जिनको पुनर्वसन का काम करना उनके जिम्मे है, और उस काम को मॉनिटर करने के लिए कोई न कोई निवृत्त जज की कमेटी है। भाइयों बहनों, मैं आज संतोष के साथ कह सकता हूं कि भले महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार हो, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो, गुजरात में बीजेपी की सरकार हो, इन तीनों सरकारों ने पुनर्वसन का काम पूर्ण कर दिया है। भारत सरकार की R&R ग्रुप की जो सब कमेटी है, उसने उसको स्वीकार कर लिया है। मौखिक रूप से ये बात उन्होंने घोषित भी की है, जो हमारे अखबारों ने छाप भी दी थी। अब उनका काम क्या है, सिर्फ मीटिंग बुला करके फाइनल हमको ऑर्डर देना कि अब आप गेट बनाना शुरू कीजिए। वो काम पिछले 8-9 महीनों से रुका पड़ा है। और जब मेरे अफसरों को मैं भेजता हूं, जरा पूछो तो सही भाई क्या मुसीबत है, क्या तकलीफ है, तो अफसर लोग यही कहते हैं कि साहब आप समझते हैं ना। मैं खुला बोलूं, समझ गए ना, मुझे नहीं बोलना है। इसी के कारण रुका हुआ है मित्र, इसी के कारण रुका हुआ है। मैं आज फिर नर्मदा मैया के तट पर से देश के प्रधानमंत्री को आग्रह करता हूं
कि राजस्थान और गुजरात को पानी चाहिए, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को बिजली चाहिए। अगर यह काम पूरा होता है तो महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस की सरकार है उसको 400 करोड़ रुपया बिजली का बच जाएगा। 400 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को बिजली मिलेगी, देश का भला होगा। प्रधानमंत्री जी, राजनीति। अब मैं यहां एक बहुत बड़ा एक शिलालेख लिखने को तैयार हूं कि ये काम कांग्रेस पार्टी की दिल्ली की सरकार ने किया है। मुझे क्रेडिट मत दो, अरे मोदी का नाम तक मत लो, हमारी सरकार का नाम मत लो। कम से कम मेरे हिंदुस्तान के किसान के लिए, मेरे गुजरात के किसान के लिए, मेरे अबोल पशु को पीने के पानी के लिए ये डैम का काम पूरा करने की इजाजत दो। ऐसे काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आशा करता हूं कि नर्मदा के तट पर गुजरात के पशुओं की एक आवाज, गुजरात के गरीबों की आवाज, गुजरात के किसानों की आवाज, गुजरात के पेड़ पौधों की आवाज देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी। दल से बड़ा देश होता है, ये भाव उनके मन में जगेगा और भारत के लिए इतना बड़ा अच्छा काम पूरा करें, गर्व करें। वो आकर के यहां रिबन काटे, मैं आऊंगा नहीं, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं आऊंगा। आप गौरव कीजिए, मैं आज कहता हूं आपका है, आप आनंद कीजिए, लेकिन पूरा कीजिए भाई। भाइयों बहनों, आज जब हम एकता का मंत्र लेकर के चले हैं, तब देश को जोड़ना ये सपना लेकर के चले हैं, तब सरदार पटेल की भव्य स्मारक का निर्माण करने जा रहे, तब विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू, भाइयों बहनों, उसका निर्माण करने जा रहे, तब एकता का स्मारक है। और एकता का संदेश है कि भाषा अनेक, भाव एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, योजना अनेक, मकसद एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, पहनावा अनेक, प्रतिभा एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। ये एकता का संदेश लेकर के हम चले। और भाइयों बहनों, ये भारत की विशेषता है, विविधता में एकता। यही भारत की विशेषता है। हम अनेक पंथ होंगे, अनेक संप्रदाय होंगे, अनेक उपासनाएं होगी, अनेक बोली होगी, अनेक जाति होगी, हम सब एक हैं। हमारी एकता की गारंटी ही हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी है। ये सरदार साहब का स्मारक एकता का स्मारक बनेगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनेगा, और एकता का मंत्र हिंदुस्तान में गूंजता रहे। सदियों तक एकता को बनाए रखने का काम यही तीर्थ क्षेत्र से मिले, इसी एक सपने के साथ मैं आदरणीय आडवाणी जी का बहुत आभारी हूं। सरदार साहब के साथ उनका काफी लगाव रहा है, और इस महान पवित्र कार्य के अंदर उनके हमें आशीर्वाद मिले, मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हर गांव इस जिम्मेवारी को ले, सरदार साहब को गांव मिलकर के जाने। 15 दिसंबर सरदार साहब के पुण्यतिथि पर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम है। देश के नौजवान दौड़े, एकता के लिए दौड़ना शुरुआत करें। हर स्कूल कॉलेज में एकता के लिए, सरदार साहब के लिए वक्तृत्व स्पर्धाएं हो, ऐसे कंपटीशन हो, पूरे देश में एकता का ही माहौल बने। भाइयों बहनों,
राष्ट्रयाम जागरायाम वयम, इटरनल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी कहा जाता है। एकता के लिए निरंतर जागरण चाहिए, एकता के लिए निरंतर एकता का पुण्य स्मरण होना चाहिए, एकता के लिए एक होकर के चलना चाहिए, एक होकर के सोचना चाहिए, एक होकर के आगे बढ़ना चाहिए। इस मंत्र को पहुंचाने के लिए इस पवित्र कार्य का आज प्रारंभ हो रहा है। आज सरदार साहब की पुण्यतिथि है। उस महापुरुष के चरणों में मैं वंदन करता हूं। उस युग के लिए, राष्ट्र के लिए जीने मरने वाले सबके लिए नमन करते हुए मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोले, मैं कहूंगा सरदार पटेल, आप बोले अमर रहे। सरदार पटेल अमर रहे। दो हाथ ऊपर करके पूरी मुट्ठी ताकत से बताइए भैया, सरदार पटेल अमर रहे। 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 बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री श्री।